हैं स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन के आगाज में सियासी हवाले से बड़ी खबर शामिल करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात से कबल कराची में सियासी पारा हाई है। MQM पाकिस्तान के कराची में हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने MQM की क़यादत और आसिफ अली ज़रदारी से राबता किया है। मुत्तहिदा पाकिस्तान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़रा का वफ़द आज कराची पहुँचेगा। वफाकी वज़रा MQM की क़यादत से मुलाकात करेंगे। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की सरबराही में मुत्तहिदा मुस्लिम लीग नून बिलावल हाउस में बैठक लगाएंगे। बात कर लेते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, ये बताइएगा कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तो बात हो ही रही है, हल्का बंदियों के हवाले से उसके अलावा MQM के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जो मुलाकात तय पाई है वफाकी वज़रा से और जो बिलावल हाउस में होनी है, उनके औकात क्या क्या हैं? जी देखिए, ये बड़ी सियासी हलचल है आज कराची में, ख़ास तौर पे बल्दियाती इंतखाबात के पस मंज़र में। चूँकि गुज़िश्ता रोज़ MQM पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जिसमें इनका कहना था कि जो हल्का बंदियाँ हैं, यानी कराची में जो हल्का बंदियाँ हैं, MQM पाकिस्तान ने कहा था कि वो उन्हें कबूल नहीं है, क्योंकि ये पुरानी हल्का बंदियाँ हैं और 10 माह से उनके बकौल वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे, लेकिन अब तक वो मसला हल नहीं हुआ। MQM ने चूँकि ये भी कहा था कि अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि हुकूमत में रहकर बल्दियाती इलेक्शन का हिस्सा बने या हुकूमत से निकल कर। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि हम 2 दिन की मोहलत देते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को कि वो इस मसले को हल करे। उसके बाद रात में ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का रब्ता हुआ था MQM की क़यादत से, और आज सुबह भी रब्ता हुआ, जिसके बाद ये तय हुआ है कि वफाकी वज़रा का एक वफ़द MQM के मरकज़ आएगा। लेकिन फिर उसमें और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी रब्ता हुआ, और ये तय हुआ कि बिलावल हाउस में ये इजलास होगा, जिसमें MQM पाकिस्तान के रहनुमा भी पहुँचेंगे और वफाकी वज़रा हैं वो भी पहुँचेंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी इसमें शरीक होंगे, बशमूल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। तो ये एक बड़ी सियासी डेवलपमेंट है। यकीनन MQM अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो भी उसको हैं वो उस इजलास में रखेगी, और उसके बाद सूबाई हुकूमत अपने जो फ़ैसले हैं या जो उसकी हिकमत अमली है वो बताएगी। यकीनन इन तमाम लोगों के लिए सदर आसिफ अली, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी अहमियत रखते हैं, चूँकि ये जो इत्तेहादी हुकूमत है PDM की, उसमें इन सब का एक किरदार है। तो MQM को राज़ी करने की कोशिश की जाएगी, चूँकि सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है, पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है, वज़ीर आला सिंध का भी यही मौक़िफ़ है कि हल्का बंदियों पे उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये हल्का बंदियाँ करना बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। अब चूँकि 15 जनवरी का शेड्यूल आ चुका है और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 15 जनवरी तक ये हल्का बंदियाँ मुमकिन नहीं हैं। तो अब ज़ाहिर है कि MQM के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह पे, वफाकी हुकूमत इन तमाम मसाइल को हल करना चाहती है, चूँकि MQM उनका एक अहम इत्तेहादी है वफाकी हुकूमत में। अच्छा, तो आज के इजलास में जैसे हम इससे पहले भी हल्का बंदियों के हवाले से बात कर रहे थे कि अगर 15 जनवरी के बल्दियाती इंतखाबात, अगर हल्का बंदियों का जो उनका मुतालबा है वो मान लिया जाता है, तो फिर इसका मतलब है कि बल्दियाती इंतखाबात मज़ीद डिले हो सकते हैं। एक तो ये बात, और दूसरी ये भी बताइएगा कि अगर आज ये तीनों पार्टियां एक दफ़ा फिर मिल बैठने को तैयार है और जलसा इजलास होने जा रहा है, तो क्या ये भी हो सकता है कि कोई एक ही मेयर जो है वो सामने लाया जाए PDM का? देखिए, मेयर के मसले पर अभी कोई बात नहीं हो रही, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो 2 रोज़ कबल ये ऐलान कर चुके हैं कि कराची का मेयर जियाला होगा। तो ये तमाम पार्टियां जो हैं वैसे तो एक दूसरे की मुखालिफ ही हैं। कराची में अगर बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो MQM एक जगह होगी, पीपल्स पार्टी दूसरी जगह होगी, लेकिन अलबत्ता ये जो आप सवाल उठा रहे हैं इस पर बातचीत मुमकिन है, हो सकती है। लेकिन इस वक्त अहम बात, उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और ये फ़ैसला इत्तेहादी हुकूमत नहीं कर सकती। आज भी चीफ़ सेक्रेटरी की सदारत में एक इजलास है और इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है, अदालत भी कह रही है कि 15 जनवरी को इलेक्शंस होने चाहिए। अगर 15 जनवरी को इलेक्शन होते हैं, सिंध हुकूमत के पास इलेक्शन मुलतवी करने के लिए कोई बड़ा अगर कोई मौक़िफ़ या बड़ी उज़र नहीं है, तो फिर 15 जनवरी से कबल कम अज़ कम नई हल्का बंदियाँ मुमकिन नज़र नहीं आ रही हैं। तो फिर इसी सूरत हाल में MQM क्या करेगी, वो MQM का अपना फ़ैसला होगा, और उन्होंने कहा है कि वो 2 रोज़ में वर्कर इजलास बुलाएंगे, कारकुनों के पास जाएंगे
फिर ये फैसला होगा। लेकिन आज का इजलास इसलिए भी अहम है कि इसमें अहम वफाकी वज़रा इस्लामाबाद से पहुँच रहे हैं। अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ या राना सनाउल्लाह का नाम भी लिया जा रहा है, जबकि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम क़यादत जी मौजूद ठीक है। है, आजिज़ हमारे साथ ही मौजूद रहिए। एक और अहम खबर भी शामिल कर लेते हैं। सिंध हुकूमत इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत ने साफ बता दिया है। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ है। इजलास की सरबराही चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने की है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे की तनसीब का काम अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। बात करेंगे इस हवाले से इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार ये बताइएगा कि MQM के साथ भी आज पीपल्स पार्टी का इजलास होने जा रहा है। सिंध हुकूमत के बड़े जो हैं वो इस इजलास में बैठेंगे, तो उस हवाले से भी कुछ इस इजलास में गुफ्तगू हुई? जब आपका अब से कुछ देर कबल सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी सिंध की सरबराही में एक इजलास हुआ। इजलास को बताया गया कि सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर इलेक्शन के लिए तैयार है। जो इलेक्शन अमला जिसकी कमी का सामना है उसे 2 रोज में पूरा करके रिपोर्ट जो है पेश की जाएगी। इसके अलावा जो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन है वहां पर CCTV कैमरे लगाने का काम भी अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। तो जो सिंध की इंतजामी मशीनरी है वो मुकम्मल तौर पर इलेक्शन के इनेकाद के लिए तैयार हो चुकी है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के जराये ने इस बात की तस्दीक भी की कि बैलेट पेपर्स और जो अनमिट स्याही है वो भी DROs के हवाले कर दी गई है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को इस बात की हिदायत की गई है, कराची, हैदराबाद और बदीन के, कि वो 15 जनवरी के इलेक्शन के लिए तैयारी करें। साथ साथ पुलिस हुक्काम को ये कहा गया है कि 13 जनवरी तक इलेक्शन मुहिम जारी रहेगी। 14 जनवरी को सामान की तरसील होगी। तो जो सिंध की इंतजामी मशीनरी है उसने अपना इलेक्शन के हवाले से जो काम है उसे अब हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे कुछ कमी का सामना था, कुछ पोलिंग स्टेशनों में पानी था, वहां पर भी जो है वो इस कमी को पूरा किया जा रहा है। लेकिन सियासी तौर पर जो अलाइज हैं वो नाराज हैं। MQM पाकिस्तान जो है वो उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए आज शाम नून लीग के वज़रा, जिनमें खास तौर पर अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक का नाम आ रहा है, वो कराची पहुंच रहे हैं। पहले बताया गया है कि एक मुलाकात भादराबाद में होगी, उसके बाद दूसरी मुलाकात जो है वो बिलावल हाउस के अंदर रखी गई है। तो वफाकी हुकूमत ने चूंकि एक मुआहदा किया था MQM के साथ और MQM ने एक मुआहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी किया था, तो जो गारंटर हैं उन्हें अब इस मुआहदे में शामिल किया गया। और MQM की जो सबसे बड़ी बात है कि वो चाहती है कि कराची में मजीद 78 यूनियन कमेटियां जो हैं वो बनाई जाएं। जो हल्का बंदियां हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की, उन्हें दुरुस्त किया जाए। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने ये हुक्म भी दिया हुआ है, ऑर्डर निकाला है 15 जनवरी का, तो अब जो है इत्तेहादियों को तैयार करना होगा और फिर अगर इस इलेक्शन को रुकवाना है तो फिर कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसी ही पटिशन है जिसके तहत इस्लामाबाद में पहले इलेक्शन जो है मुलतवी किए जा चुके हैं। इसी पटिशन को लेकर अगर MQM पाकिस्तान जाती है तो उसे कोर्ट से ये स्टे लाना होगा कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो जमात इस्लामी है, वो अब इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और एक बार फिर शहर में जो गहमा गहमी है वो शुरू हुई है। तमाम MQM चूंकि अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही है और उसका ये मौके पर सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियों में देर की, तो आज इस बात को तय करवाने के लिए नून लीग ने इंटरफेयर किया है और आज शाम में वज़रा यहाँ पर आके दोनों जमातों से बातचीत करेंगे। जी ठीक है, इक़्तिदार आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आजिज़ जमाली, जैसा कि हमने इक़्तिदार की गुफ्तगू भी सुनी है, उन्होंने बताया है कि मुकम्मल तौर पर तैयारी जो है वो कर ली गई है। इलेक्शंस के हवाले से, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आज एक इजलास भी होने जा रहा है MQM, नून लीग और पीपल्स पार्टी का। आज का इजलास अगर किसी उस पर नहीं पहुंचता है, मतलब MQM के मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं, ख़ास तौर पे जो हल्का बंदियों वाला मामला है, तो क्या MQM जो है किसी डेड एंड की तरफ भी जा सकती है? अगर तजिया किया जाए तो इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं है। MQM इस वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत से अलग हो जाए। गवर्नर सिंध मुकर्रर हो चुका है MQM का, MQM के एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर हो चुके हैं, MQM सूबाई काबीना का हिस्सा बनने जा रही है।
तो ये सारे मुतालबात तो MQM के तस्लीम हो चुके हैं। लेकिन बहरहाल बल्दियाती इलेक्शन MQM के लिए एक अहम सवाल होता है, कराची का बल्दियाती इलेक्शन, क्योंकि उसमें कराची का मेयर आना होता है। कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। तो कोशिश तो यही होगी कि MQM को राज़ी किया जाए और उसका कोई नतीजा निकाला जाए। जैसे कि इतने बड़े लीडरान बैठ रहे हैं, साबिक सदर आसिफ जरदारी समेत, वज़ीर आला सिंध समेत, वफाकी वज़रा समेत, ये सब लोग जब साथ बैठेंगे तो यकीनन MQM के मुतालबात का कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे। हल तो दो हो सकते हैं, या तो 15 जनवरी को इलेक्शन हो जाए जो मौजूदा हल्का बंदियाँ हैं उसके तहत। दूसरा हल फिर ये है कि बल्दियाती इलेक्शन को एक बार फिर 1 महीने 2 महीने के लिए मुलतवी किया जाए और फिर उस दौरान नई हल्का बंदियाँ की जाएँ। लेकिन जो सूरत हाल डेवलप हो रही है गुज़श्ता 1 हफ़्ते के दौरान, उसमें लग ये रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन अब शायद मुलतवी ना हो और इन्हीं हल्का बंदी। कराची में ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आ गई है। मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करने वालों पर भारी जुर्माने शुरू कर दिए गए हैं। आपको बताया कि कराची में ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आ गई है। मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर फैंसी नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। शुएब मुख्तार से मजीद बात करेंगे। शुएब बताइएगा। जी बिल्कुल इस वक्त मैं कराची के इलाके सदर ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट पे मौजूद हूँ। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ जो है क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। यहाँ पर फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाले जो भी मोटरसाइकिल सवार जो है गुजर रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है, उनकी नंबर प्लेट जो है वो उतारी जा रही है। उनकी मोटरसाइकिल्स को ना सिर्फ तहवील में लिया जा रहा है बल्कि भारी चालान भी जो है किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ चीफ सेक्रेटरी सिंध सोहेल राजपूत की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ था जिसमें फैसला किया गया था फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वालों और अपनी गाड़ियों पर हूटर लगाने वालों, जबकि काले शीशे का इस्तेमाल करने वाले जो भी लोग हैं जो अपनी गाड़ियों पर काले शीशे लगाते हैं उनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन का आगाज़ किया जाएगा। इस सिलसिले में जो है इस क्रैकडाउन पे हमें अमल दरामद होता हुआ जो है दिखाई देता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है सख्ती से जो है इस पर अमल दरामद कर रहे हैं। ना सिर्फ वो यहाँ पर गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को रोक रहे हैं बल्कि उनसे जो है वो फैंसी नंबर प्लेटें भी जो है उतारी जा रही है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ जगह पर जो है हमें बैनर भी आवेज़ा जो है दिखाई देते हैं जिसमें लिखा गया है कि जो भी शख्स जो है इन तमाम तर कवानीन की खिलाफ वर्जी करता दिखाई दिया उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई नहीं बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें अपडेट किया। शहर कायद की तारीखी इमारत एम्प्रेस मार्केट की तज़य्युन और आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया है। रंगो रोगन के बाद इमारत खूब चमकने लगी है। बात करेंगे जवाद आसिफ से, बताइएगा। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की एक तारीख़ी जगह एम्प्रेस मार्केट में। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की हिदायत पर इसकी तज़ीनो आराइश का काम शुरू किया गया था। इसकी छतों और खिड़कियों पर रंगो रोगन का काम अब जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती को 4 चांद लग चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए ज़रा उनसे इस हवाले से पूछते हैं। सर जी मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं और अब इसको रंगो रोगन कर दिया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो तकरीबन 50 साल से यहाँ आ रहा हूँ मुख्तलिफ़ काम के ज़रिए, मुख्तलिफ़ सौदे वगैरह लेने या शॉपिंग करने या वो बहुत सारे काम होते हैं इंसान को, तो 50 साल से तो मैं ये आ रहा हूँ। लेकिन चंद साल पहले जो इसका ये हाल था, मार्केटें, दुकानें, खोंचे, ये बहुत बुरा हाल था। वहाँ आदमी पैदल भी नहीं चढ़ सकता था। वो ये साफ़ हो गया, सही हो गया, लेकिन जो इसकी रंगो रोगन से नशोनुमा थी ना, वो उसकी वहीं रुकी हुई, उसमें कोई वो नहीं कर रहा था। लेकिन सैफुर्रहमान भाई हमारे जो है नए एडमिनिस्ट्रेटर, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने आते ही ये बेड़ा उठाया, यानी दूसरे तीसरे दिन, और इसको 4 चांद लगाती है। आज हम ही नहीं बल्कि गैर मुल्की सियाह यहाँ आ रहे हैं, सियाह यहाँ आके खुशी महसूस करते हैं और देखने में खूबसूरत लग रही है, ये बहुत अच्छी लग रही है। मुझे ये उम्मीद है कि इसी तरह की और भी जो मार्केटें हैं और भी जो ये बने हुए हैं पुरानी इमारतें, उनके भी ये देखभाल के लिए काम शुरू कराएंगे और ये रंगों बड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैं चाहूँगा कि यहाँ पर बैठने के लिए कुछ डेस्क हों या फूल वगैरह के पौधे लगे हुए हों ताकि इसकी नशोनुमा और निखरे। लेकिन जो इन्होंने ये काम कर दिया तो बहुत अच्छी शुरुआत है माशाल्लाह। जैसे नया साल आया, नए साल का भी ये तोहफा समझे, ऐसे ऐसे काम होते रहेंगे इंशाल्लाह।
तो देखा किस तरह शहरी ने आपको बताया कि वो पिछले 50 साल से यहाँ पर आ रहे हैं और अब इसका रंगो रोगन का काम मुकम्मल कर लिया गया। वो इस पर जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं उनको भी सलाम पेश कर रहे थे। तो देखा गया किस तरह शहरी खुश। बहुत शुक्रिया जवाद, आपने हमें अपडेट किया। नुमान आगे बढ़े, आपको बताया कि सनती पंप्स बनाने वाली कंपनी ने ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। ऑपरेशन दरामदी पाबंदियों के बायस बंद किया गया है। KSP पंप्स कंपनी लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया है। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। कंपनी KSP पंप्स कंपनी लिमिटेड ने ऑपरेशन आर्जी तौर पर 2 जनवरी के अगले नोटिस तक ऑपरेशन बंद करने का ऐलान कर दिया। और यहाँ कंपनी का कहना है कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को जो खत लिखा है कि कंपनी ने खत में कहा है कि दरामदी पाबंदी की वजह से खाम माल की इन्वेंट्री कम रह गई है और दरामदात पर पाबंदियों की वजह से प्लांट ऑपरेशन आर्जी तौर पर अगले नोटिस तक बंद किया जा रहा है। कंपनी सनती पंप्स, वॉल्व, कास्टिंग और दीगर पार्ट बनाती है। बहुत शुक्रिया अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नए साल पर भी महंगाई का जिन काबू में नहीं आ सका। कराची में चावल की कीमतों में 10 से 30 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। बात करेंगे काविश मेमन से, बताइएगा। जी बिल्कुल, नए साल के आमद की साथ ही महंगाई ने एक बार फिर गरीब आवाम को लपेट में ले लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ होलसेल की सबसे बड़ी मार्केट में, जहाँ पर चावल का बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार होता है। एक बार फिर चावल की कीमतों में जो है वो 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक का इजाफा हो चुका है। इसकी क्या वजूहत हैं? मेरे साथ एक ताजर मौजूद है। सर बताएं, क्या वजूहत है कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है? भाई इजाफा इसीलिए देखा जा रहा है कि माल सारा एक्सपोर्ट हो रहा है, अफगानिस्तान जा रहा है, अजरबैजान जा रहा है। ये इस वजह से हमारी जो कास्ट हमारी है, हमने जो पैदा हमारे यहाँ होता है, वो चीज़ अब देखें कि आप इतनी महंगी होने के बावजूद यहाँ हर आदमी, गरीब आदमी बेचारा रो रहा है कि भाई क्या होगा। आज 130 रुपये टोटा बासमती जो 130 रुपये हो गया है, वो मैं 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये का होलसेल में हम लोग बेचते थे। आज वो 130 रुपये हम बेच रहे हैं। तो आगे जो दुकानदार, छोटे दुकानदार, वो बेचारे क्या बेच, और गरीब आवाम क्या खाएगी ये बताओ मुझे। आखिर वजह क्या है, क्या मसला है? क्या हमारे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है? हम क्या फ़कीर के फ़कीर है, या हम लोग सारी ज़िंदगी मांग के ही गुजारा करेंगे? ये ऐसा क्यों हो रहा है कि आदमी देख के परेशान हो गया है कि आज यकीन करो पहले जो 10 किलो लेके जाता था, आज बोला यार 2 किलो दे दो तो यार काम चल जाए। अल्लाह की कसम के ये बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान का। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में जो होलसेल मार्केट के जो ताजिर है वो सख्त परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि एक हफ्ते के दौरान जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज के चावल की कीमतों में जो है वो 10 से 30 रुपये के दरमियान इजाफा हुआ है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत जो है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए संजीदगी दिखाए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। नए साल पर हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के ऐलान के बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रजिस्टर्ड शहरियों के लिए आटा, चीनी, घी और दालों और चावल पर सब्सिडी का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि आम सार्फिन के लिए बुनियादी अशिया ज़रूरिया को मज़ीद महंगा कर दिया गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रजिस्टर्ड शहरियों को रिलीफ मिल गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रजिस्टर्ड शहरियों को रिलीफ मिल गया, लेकिन आम शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रजिस्टर्ड शहरियों को आटा 10 किलो का फी थैला 400 रुपए, चीनी 70 रुपए और घी 300 रुपए किलो फराहम किया जाएगा। प्रोग्राम से रजिस्टर्ड शहरी एक माह में 40 किलो आटा, 5 किलो चीनी और 5 किलो घी खरीद सकेंगे। यूटिलिटी स्टोर जाने से पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 5566 पर मैसेज करना होगा। मैसेज पर 1 टाइम पासवर्ड आने के बाद सब्सिडाइज अशिया की खरीदारी की जा सकती है। ये काफ़ी महंगाई कर देगा इसके ऊपर। जो चीज़ 70 रुपये किलो थी शक्कर, वो इन्होंने शक्कर देखा ना, अब ये इसके पैसा बढ़ा दिए, तकरीबन 89 कर दिए। आटा था 400 का 10 किलो, अभी आटा इन्होंने 648 का 10 किलो कर दिया। हर चीज़ पे पैसा बढ़ा दिए। घी की थैली 300 रुपये की थी, वो 375 ही कर दी है। इसी तरह मुख्तलिफ हर चीज़ों पे पैसे बढ़ाए गए। तो हम लोगों की इतनी इनकम नहीं हमारी जो ना, जितने गवर्नमेंट ने पैसे बढ़ाए हैं, तो ये लिहाजा दोबारा ये कीमतें कम की जाएंगी। दूसरी जानिब शहरियों के लिए आटे का 10 किलो का थैला 248 रुपए इजाफे से 468 रुपए तक पहुंच गया। चीनी 19 रुपए इजाफे से 89 रुपए और घी 75 रुपए इजाफे से 375 रुपए फी किलो हो गया। शहरियों का मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर से बुनियादी अशिया की खरीदारी के तरीक़ेकार को आसान और सहल बनाया जाए। मैं हारिस के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची PAF कैट में तलबा के हतमी प्रोजेक्ट के तौर पर ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट का इनेकाद किया गया है। बात करेंगे फातिमा सलीम से, बताइएगा। जी बिल्कुल, PAF किट यूनिवर्सिटी में जो है वो इवेंट मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स की जानिब से इवेंट एक्टिवेशन, ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट का जो है वो इनेकाद किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ PAF किट में। मेरे साथ डायरेक्टर मीडिया एंड आर्ट्स डॉक्टर जमशेद मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे इवेंट के हवाले से, थोड़ा सा बताइएगा। और इस किस्म के इवेंट जो है वो स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल लाइफ के लिए कितने हैं?
इवेंट के हवाले से ये कि ये हमारा हर सेमेस्टर में इवेंट होता है और इसके अंदर स्टूडेंट्स को ये नॉलेज मिलती है कि आपने ब्रांड को अप्रोच किस तरीके से करना है। ब्रांड के मार्केटिंग मैनेजर्स यहाँ पे आए होते हैं जो कि देख रहे होते हैं जो उन्होंने एक्टिवेशन की हुई है वो किस स्टैंडर्ड की एक्टिवेशन हुई हुई है, उनको कितने आई बॉल्स मिल रहे हैं, इनके प्री मार्केटिंग फेजेस होते हैं, फिर ये इवेंट का आपके पास एक्टिवेशन होती है, फिर पोस्ट मार्केटिंग फेजेस होते हैं सारे। तो ये सारी चीज़ों को मिला के इनकी मार्किंग की जाती है। तो एक प्रैक्टिकलिटीज़ के साथ जो भी चीज़ हो रही होती है स्टूडेंट्स की इसमें लर्निंग होती है, बजट बनाना सीखते हैं, इंटरेक्शन करना सीखते हैं, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना सीखते हैं, सोशलाइज करना सीखते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छे इस तरीके से प्रैक्टिकल जो भी सब्जेक्ट्स के साथ होती हैं, इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे स्टूडेंट्स को मिलते हैं। जी, जैसे कि आपने सुना डॉक्टर जमशेद का यही कहना था कि थ्योरी तो हम सारे पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे इवेंट्स जो हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स खास तौर पे उनकी आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए, उनकी प्रैक्टिकल ज़िंदगी के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इससे ना सिर्फ उनको सीखने का मौका मिलता है, एक फ़न एक्टिविटी के तौर पर भी ऐसे इवेंट्स का इनेकाद जो है वो किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया फातिमा, आपने हमें अपडेट किया। अभी आपको बताया कि पाकिस्तान बैतुल माल के ज़रिए एहतमाम आर्ट्स काउंसिल कराची में यतीम और बेवा सपोर्ट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। हाथ मजबूत करने के लिए, उनकी इज्जत को महफूज रखने के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए, उनकी तरक्की के लिए जितना पीपुल्स पार्टी ने काम किया है, शायद पाकिस्तान में कोई जमात जो है वो ख़वातीन के हुकूक का ना एहतराम करती है, ना उनको सपोर्ट करती है। यही पीपुल्स पार्टी का खासा है कि हमारी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब पहली मरतबा आलम इस्लाम की पहली वज़ीर-ए-आज़म बनी तो उन्होंने जो है इस मुल्क के अवाम के लिए और बिलखुसूस ख़वातीन के लिए जो प्रोग्राम शुरू किए। फिर 93 में जब वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनी उस वक्त भी ये प्रोग्राम शुरू करो। और आज आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बड़ा भुट्टो जरदारी साहब बीबी शहीद कई मिशन लेके आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने भी जब वो सदर पाकिस्तान थे तो उस वक्त के वज़ीर आला कायम अली शाह साहब को हुक्म दिया था कि आप मेरी ख़वातीन जो हारी थी, मजदूर थी, उनके हाथ मजबूत करें, उनको मालकाना हुकूक दें। उस पर हमारी मैडम फरियाल तालपुर साहबा तफसील से आपको बताएंगी सारी बातें। तो मैं एक दफ़ा फिर नहायत मशकूर हूँ बैतुल माल के दोस्तों का, फिदा राजा साहब का, कि उन्होंने इतनी शानदार तकरीब मुनक्किद की। और इंशाल्लाह हम खुद भी, हम कारकुन पार्टी के, हम इनके कारकुन बन के इंशाल्लाह गरीबों तक उनके हुकूक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम आर्ट्स काउंसिल में तकरीब जारी है। वकार मेहदी खिताब। सनतकारों को अब शदीद माली मुश्किलात का सामना होने लगा है। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर सलीमुज़्ज़मा ने कहा है कि दरामदी खाम माल क्लियर ना होने की वजह से पैदावार सिर्फ 40% रह गई है। ऑर्डर्स पूरे ना होने से इंडस्ट्री को शदीद माली बहरान का सामना होने लगा है। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। सनतकारों के मसाइल हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देखा जाए दरामदाद बरामदाद बुरी तरह मुतासिर है, डॉलर की शदीद किल्लत है। मौजूदा क्या सूरत हाल है, सनतकारों को क्या परेशानी है? यहाँ काटी के साबिक सदर सलीमुज़्ज़मा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अशरफ। देखिए, सूरत हाल सबको पता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ तो हमारी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो आपको पता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कहाँ की कहाँ चली गई। और वो एक ऐसा फिनोमेना है जिसका एक इम्पैक्ट पूरी जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है, चाहे किसी भी सेक्टर की इंडस्ट्री है, उसके ऊपर एक बड़ा सीरियस उसका इम्पैक्ट आया है कि इस वक्त हमारी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो ज़्यादा हो चुकी, हमारा जो रेवेन्यू है वो कम हो चुका। दूसरा जो इस वक्त मसला है वो सबसे बड़ा इशू ये है कि क्योंकि जो अभी इन्होंने रिसेंटली जो इशूज़ किए थे, LCs नहीं ओपन हुई थी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के ऑर्डर्स इसकी वजह से कैंसिल हो गए थे। बहुत सारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी, लोकल इंडस्ट्री थी जिनके पास ऑर्डर्स मौजूद थे, लेकिन रॉ मटेरियल ना होने की वजह से वो अपना आगे माल सप्लाई नहीं कर सके। तो वो एक लिक्विडिटी क्रंच का शिकार हुआ है, जिसकी वजह से डाउन स्ट्रीम उनके जितने भी सप्लायर थे, जितनी भी इंडस्ट्री थी डाउन स्ट्रीम, वो सारी की सारी इस वक्त लिक्विडिटी क्रंच का शिकार हो चुकी है। और ये एक ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल है जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का फेयर किया जा रहा है कि ये क्लोजर की तरफ जाएंगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो आपने डॉलर की बात की, तो डॉलर की इस वक्त जो सूरत हाल है वो इस वक्त ये हो चुकी है कि जो इंटर बैंक है और ओपन मार्केट का रेट है उसमें एक बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का डिफरेंस आ चुका। इंटर बैंक का रेट आपका कहाँ मेंटेन्ड है, जबकि डॉलर आपको इस वक्त 280 में भी इस वक्त मार्केट पे नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि बैंक्स ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह जो होती हैं वो सब करेंगे तो उसके ऊपर हम जो है वो इंटर बैंक का रेट नहीं चार्ज कर सकते, हम ओपन मार्केट रेट चार्ज करेंगे, जो कि एक बड़ी एक हैरानकुन बात है। और ये मेरे ख्याल कभी हिस्ट्री में इस तरह से नहीं हुआ, हमने नहीं देखा। तो ये बड़ी ख़तरनाक और अलार्मिंग सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर इस वक्त इंडस्ट्री का सर्वाइव करना नामुमकिन हो चुका है।
जी, जैसा कि आपने सुना, शदीद कंसर्न बोले जा रहे हैं सनअतकारों की जानिब से। ये भी कहा है कि इस वक्त इंटर बैंक सरकारी कीमत डॉलर की और जो ओपन मार्केट का रेट है बहुत बड़ा फ़र्क हो गया। जो पहले कहा जा रहा था 250 255, अब 280 की आवाज़ें आ रही हैं। ये ऐसा कंसर्न है क्योंकि डॉलर की शदीद किल्लत है। स्टेट बैंक के ज़खायर भी देखें तो 8 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। उस पर वजह से सरमाकारों की जानिब से शदीद कंसर्न देखे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें, कराची में सर्दी बढ़ गई है। दर्जा हरारत 11.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सुबह के औकात में हद निगाह 3 किलोमीटर रही है। कराची के मौसम के हवाले से मजीद बात करेंगे। डीजीमेट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, कराची में सर्दी की लहर कब तक बरकरार रहेगी? जी देखिए, ये अगले 3 से 4 दिन यानी 7 जनवरी तक रहेगी सर्दी। वैसे तो जनवरी का महीना पूरा ही सर्द गुजरता है, बस एक आध दिन 2 दिन बीच में टेम्परेचर तब फ्लक्चुएट करता रहेगा। आज जैसे 11 रहा तो अगले 2 दिन 4 और 5 को खासकर ज्यादा इम्कान है कि सिंगल डिजिट में आ जाए, यानी 9-10 के आसपास हो जाएगा। तो अगले 2 से 3 से 4 दिन जो हैं उसमें थोड़ी सी सर्दी और बढ़ेगी, खासकर रात और सुबह में। दिन में तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रात की और सुबह की सर्दी बढ़ जाएगी। अच्छा सरदार सरफराज साहब, ये भी बताइएगा कि जो सर्द हवाएं हैं वो कोयटा की तरफ से आ रही हैं या किसी और जानिब से चल रही हैं? साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि दर्जा हरारत जो है वो कहाँ तक गिर सकता है? इसमें देखें, जो शुमाल मशरक से चल रही होती है ज्यादातर हवा ना, तो उसमें शुमाल मशरक तो उसमें आ जाता है। अगर कराची से एग्जैक्ट आप पिन पॉइंट करें तो थरपारकर साइड से, यानी इंडियन राजस्थान या थरपारकर, वहाँ की हवाएं होती हैं। लेकिन ओवरऑल पूरे मुल्क पे आप देखा जाए तो जनरली हम ये कहते हैं कि साइबेरियन हवाएं चली हैं, तो उसकी वजह से सर्दी आती है। आपने नोट किया होगा पिछले दिनों हुई बर्फबारी हुई पहाड़ों पर, और बारिशें भी हुई पंजाब में भी, उधर केपी गिलगित बल्तिस्तान बलूचिस्तान में भी बेशतर जगहों पर अच्छी बारिश हुई। तो जैसे ये बारिशें और बर्फबारी बरसाने वाली हवाएं आगे निकलती हैं यहाँ पर बारिश और बर्फबारी बरसाकर, तो उसके बाद फिर कोल्ड एयर आती है जो कि साइबेरियन हवाएं होती हैं। तो ओवरऑल पूरे मुल्क पर साइबेरियन हवाएं इस वक्त चल रही हैं, तो ठंड ज्यादा बढ़ गई है उस वजह से। अब मिनिमम टेम्परेचर मैंने आपको बताया कि कराची का अगले 3 से 4 दिन वही 9-10 इस रेंज में रहेगा रात का टेम्परेचर, और दिन का भी 1-2 डिग्री कम होकर, यानी 28-29 चल रहा था जी, तो ये भी 25-26 की रेंज में रहेगा। जी अच्छा सरदार साहब, एक और सवाल ये है कि मौसम सरमा की बारिश का कब तक इम्कान है कराची में? देखिए, फिलहाल तो कोई इम्कान नहीं है कराची में बारिश का। आपको पता है कि सिंध पूरे में और कराची में भी सर्दियों की बारिशें तो बहुत ही कम होती हैं, न होने के बराबर होती हैं। कोई ऐसी वेव आ जाए जो बिल्कुल नीचे समंदर तक पेनिट्रेट करे और वो फिर मॉइस्चर ऊपर उठाए तो हो सकती है, लेकिन अभी तो कोई अगले 2-1 हफ्ते तक कोई चांस नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब आपके वक्त का। आप हमें मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे।